हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम इस वीडियो सीरीज में जो 2020 का जीएस पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। उसके ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से हम यहाँ पर देख रहे हैं। कल की वीडियो में हमने 9 प्रश्नों को देखा था। आज के इस वीडियो में हम आगे के कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। प्रश्नों पर जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही जो 2024 का पेपर डिस्कस कर रखा है उसको देखिए। 2013 और 2014 का जो प्रश्न पत्र है उसको हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही में जो मेरे नोट्स हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हो तो जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी स्कोप यूपीएससी, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संगठन दे रखे हैं, वो किस विषय से संबंधित है वो सामने दे रखे हैं और इनमें से कौन से सही है वो हमें यहाँ पर देखने हैं। पहला है अल्मा आटा घोषणा, जो कि हेल्थ से संबंधित है, पहला पॉइंट सही है। दूसरा है हेग समझौता, जो कि युद्ध और निशस्त्रीकरण से संबंधित है। यहाँ पर जैविक और रासायनिक शस्त्र लिखे हुए, इससे संबंधित नहीं है। दूसरा पॉइंट हो जाता है गलत। दूसरा पॉइंट गलत, पहला पॉइंट सही, तो आंसर अपने आप सी आ जाता है, यानी कि चौथा पॉइंट गलत है। अंडर 2 कोलिशन है या अंडर 2 गठबंधन है, वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो चौथा पॉइंट गलत हो जाता है। इनको हम थोड़ा एक बार विस्तार से देख लेते हैं। अल्मा आटा घोषणा, यह 1978 में साइन हुआ था। कहां पर? कजाकिस्तान के अंदर। अल्मा आटा जगह है वो कहां है? कजाकिस्तान के अंदर है। और यह किससे संबंधित था? यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसी से रिलेटेड 2018 में क्या आई? एक अस्ताना घोषणा आई। अस्ताना कहां पर है? अस्ताना भी कजाकिस्तान के अंदर है। इसे 2018 में कजाकिस्तान के अस्ताना में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर वैश्विक सम्मेलन के रूप में अपनाया गया था। तो अब प्रश्न आ जाए, अस्ताना घोषणा किससे संबंधित है? यह भी प्राथमिक स्वास्थ्य से संबंधित है, ध्यान रखना। और इसका उद्देश्य है 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना। जो एक समझौता था वह 1899 व 1907 में साइन हुआ था। 1915 में भी साइन होना था, लेकिन उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण ये आगे साइन नहीं हो पाया था। जो एक समझौता था इसमें निशस्त्रीकरण, युद्ध कानून और युद्ध अपराधों से संबंधित वार्ताएं शामिल थी। यह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया था, लेकिन इसने निशस्त्रीकरण की सर्वप्रथम बात की। सभी विश्व के देश है उनको साथ लेके आया था, इसलिए थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है तलनोवा संवाद, ये किससे संबंधित है? वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तलनोवा संवाद कब आया था चर्चा में? यह आया था COP23 जो 2017 में हुई थी। कहाँ पर? फिजी के अंदर। तलनोवा एक वहाँ का लोकल वर्ड है, फिजी या फिर पैसिफिक रीजन का, जिसका मतलब है चर्चा करना, वार्तालाप करना। इस तलनोवा संवाद में क्या बात की गई थी? इसमें कहा गया था इसे राष्ट्रों को उनकी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान है, जो NDC है, को क्रियान्वित करने और वर्ष 2020 तक उन्हें बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए विकसित किया गया था। तलनोवा संवाद का उद्देश्य था जो NDC टारगेट है उसको सही से कैसे हम पूरा कर पाएं, उसको कैसे हम लक्षित कर पाएं, उससे संबंधित यह था। यह पेरिस जलवायु समझौते के तहत एक पहल है जो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य को पूरा करने के लिए जलवायु कार्रवाई की चर्चा को बढ़ावा देती है। तलनोवा का अर्थ क्या है? बातचीत, विचारों का आदान प्रदान या किसी से बात करना, यह तलनोवा का साधारण मतलब है। चौथा पॉइंट था अंडर 2 कोलिशन या गठबंधन। यह गठबंधन उपराष्ट्रीय सरकारों, उपराष्ट्रीय सरकार का मतलब क्या होता है? उपराष्ट्रीय सरकार का मतलब होता है कि जो राज्य होते हैं देश के अंदर वो उपराष्ट्रीय सरकार कहलाती है। जैसे भारत क्या है? भारत एक राष्ट्रीय सरकार होगी, जबकि यूपी क्या हो जाएगा? उसका उपराष्ट्रीय सरकार हो जाएगी। तो जो अंडर 2 कोलिशन है उसके अंदर जो उपराष्ट्रीय सरकार है वो भी शामिल हो सकती है। जैसे भारत के अंदर जो जम्मू कश्मीर राज्य हो गया, छत्तीसगढ़ राज्य हो गए, ये इससे संबंधित है। तो यह गठबंधन एक उपराष्ट्रीय सरकारों का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है। यह साइन हुआ था 2015 के अंदर। कहां पर? कैलिफोर्निया में। और इसका नाम पहले था अंडर 2 MOU, लेकिन 2017 में इसका नाम कर दिया अंडर 2 कोलिशन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे के जो अभी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे वो सभी पॉलिटी के प्रश्न होंगे। तो आप क्या करें, आप 2014 का पेपर खोलें और जो भी 11 से लेकर 20 तक के प्रश्न है उन सभी को एक बार सॉल्व कर लें, फिर आगे की इस डिस्कशन को आप देखें। तो 11वां प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होता है? सरकारें 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार, एक होती है राष्ट्रपति सरकार। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कहां पर है? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कहां है? भारत में है। और राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार कहां है? USA के अंदर मेनली। तो यहाँ पर संसद नाम दे रखा है, संसदीय व्यवस्था यानी कि संसद की व्यवस्था, यानी कि जो कार्यपालिका होगी वो संसद के प्रति या फिर जो विधायिका है उसके प्रति उत्तरदायी होगी। यहाँ पर आंसर है इसका B। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सरकार के 2 प्रकार, संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि राष्ट्रपति व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है।
संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कहाँ है? ये है भारत के अंदर, कनाडा में, ब्रिटेन में, जापान में। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कभी सीधा पूछ ले कि इन देशों में से संसदीय व्यवस्था वाली सरकार कहाँ पर है, या फिर इन देशों में से राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार कहाँ पर है। तो राष्ट्रपति व्यवस्था वाली सरकार कहाँ है? अमेरिका, ब्राजील, श्रीलंका, रूस में। जो भारत का अनुच्छेद 75 है वो क्या बात करता है? वो बात करता है कार्यपालिका है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा किसका पार्ट है? संसद का पार्ट है। बाकी के ऑप्शन को देखें, जैसे कि पहला ऑप्शन है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सभी राजनीतिक दल, क्या विपक्षी दल है उनको भी सरकार में प्रतिनिधित्व मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट कट जाता है। तीसरा पॉइंट है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। यहाँ पर लोगों के द्वारा सरकार नहीं हटाई जा सकती। लोग कब हटा सकते हैं? 5 साल पूरे होने पर सरकार को हटा सकते हैं, उससे पहले लोग हटा नहीं सकते। तीसरा पॉइंट हो जाता है गलत। चौथा पॉइंट है सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है जिसके द्वारा सरकार को हटाया जा सकता है। तो ये पॉइंट हो जाता है कैंसिल। बचता क्या पीछे? बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य, इससे क्या तात्पर्य है? यह सरकार की एक अवधारणा है जिसमें राज्य अपने नागरिकों की आर्थिक और सामाजिक भलाई के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो राज्य क्या करता है वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो वो राज्य कैसा होगा? वो होगा कल्याणकारी राज्य। अब कल्याण किस प्रकार से करेगा? उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करके, स्वास्थ्य की व्यवस्था करके, रोजगार की व्यवस्था करके, आजीविका की व्यवस्था करके, इनके माध्यम से जो राज्य है वह जनता के कल्याण करता है और कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाता है। इससे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की बात कौन करता है? वो करते हैं डीपीएसपी। यहां पर आंसर होता है इसका ए। मूल अधिकार है वो राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं। उद्देश्य का है उसके अंदर भारतीय संविधान के जो आदर्श है वो झलकते हैं। यहां पर जो 7वीं अनुसूची है वह बात करती है राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों के बंटवारे की। इसमें 3 सूचियां हैं, राज्य सूची, संवर्ती सूची और संघ सूची। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। यहां पर बात की गई है जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको भारत का संविधान परिभाषित करता है। पहली बात तो जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात आई थी वो कब आई थी? वो केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में हुआ था, तब आई थी। और उसके बाद न्यायपालिका ने मूल ढांचे को परिभाषित किया है समय समय पर कि मूल ढांचे के पार्ट कौन कौन है, और अभी तक न्यायपालिका करती जा रही है। तो भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। पहला पॉइंट हो जाता है कैंसिल। दूसरा पॉइंट है भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की स्पष्टता बात नहीं की गई है। भारत के संविधान में सीधे तौर पर न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं की गई है। यह संविधान के विभिन्न जो अनुच्छेद है उनके माध्यम से स्पष्ट कर रखा है, जैसे कि जो रेट अधिकार हो गए न्यायपालिका के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत। इस प्रकार से दूसरा पॉइंट हो जाता है कैंसिल। तो आंसर आता है आपका डी। यहाँ पर भारत का संविधान जो वर्ड है उसको हाईलाइट करने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए कि भारत के संविधान के अंदर क्या इस प्रकार की व्यवस्था है? इस प्रकार की व्यवस्था संविधान के अंदर नहीं है। तो आंसर होता है डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? यह प्रश्न बहुत ही अच्छा था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि इन चारों में से गांधीवाद और मार्क्सवाद में कहां पर सहमति आती है। तो पहला पॉइंट है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, इसको एक बार छोड़ देते हैं। दूसरा पॉइंट है वर्ग संघर्ष, संघर्ष से गांधी जी दूर भागते हैं। वे वर्ग में एकता की बात करते हैं, ना कि वर्गों के बीच में संघर्ष की बात करते हैं। इस पॉइंट को काट दीजिए। तीसरा पॉइंट है निजी संपत्ति की समाप्ति। गांधी जी है वो ट्रस्टीशिप की अवधारणा है उस पर विश्वास करते हैं, जिसके तहत वो संपत्ति के पूर्ण उन्मूलन की बात नहीं करते हैं, वे समाज के लाभ के लिए इसके उपयोग की बात करते हैं कि निजी संपत्ति है उसका कुछ हिस्सा समाज के लाभ के लिए यूज होना चाहिए, ना कि वे बात करते हैं कि जो निजी संपत्ति है उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए, जैसे कि जो मार्क्सवाद बात करता है। तो सी पॉइंट में जाता है कैंसल। और डी पॉइंट है आर्थिक नीतिवाद। आर्थिक नीतिवाद की बात गांधीवाद में नहीं की जाती है। गांधीवाद है वो नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों पर ध्यान देता है, आर्थिक नीतिवाद पर नहीं ध्यान देता। आर्थिक नीतिवाद पर ध्यान देता है मार्क्सवाद। पीछे बचता क्या है? ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। यहां पर जो गांधी जी और मार्क्स थे वे दोनों इस बात को लेकर सहमत थे
कि अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज होना चाहिए, किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जो सोसाइटी है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए या फिर सेल्फ गवर्न होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का इस पर किसी राज्य के माध्यम से गवर्न नहीं होना चाहिए। राज्य विहीन समाज की बात मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों में की गई है, तो आंसर होता है ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आसान है। प्रश्न है, भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है, उसका क्या कार्य मुख्यतः वो यहाँ पर बताना है। ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही उसका मुख्य काम है, जो राजनीतिज्ञ होते हैं वे जो नीतियां बनाते हैं, या फिर जो संसद है या फिर जो विधायिका है जो नीतियां बनाती हैं, उन नीतियों को जमीन स्तर पर लागू करना, कार्यान्वित करना, लोक नीति को कार्यान्वित करने का काम है ब्यूरोक्रेसी का। तो आंसर होता है डी, लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण है ये। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, इससे संबंधित इनमें से चारों में से कौन सी बात सही है वो हमें देखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। जो सबसे पहले बेरूबड़ी केस हुआ था 1960 में, उसमें माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन 1973 में जो केशवानंद भारती केस था उसमें बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और इसी बात को वापस कब दोहराया गया था, एलायंस ऑफ इंडिया मामले के अंदर, जिसमें बोला प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो ये तो समझ में आ गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन अब बात आती है कि प्रस्तावना का विधिक प्रभाव है या नहीं है। जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक छोटा प्रतिबिंब है। प्रस्तावना में मूलतः वही बातें कही गई है जो संविधान में लिखी गई है, जैसे जो मौलिक अधिकार है, समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, वही बातें प्रस्तावना में भी कही गई है। तो जो प्रस्तावना में सम्मिलित बातें हैं वो संविधान के अन्य अनुच्छेदों में भी बातें सम्मिलित है, तो वहां पर उनका क्या है, विधिक प्रभाव है। तो प्रस्तावना में जो बातें कही गई है उनका विधिक प्रभाव तो है, ये तो बात क्लियर हो गई, लेकिन इसका जो स्वतंत्र होकर विधिक प्रभाव नहीं है। इसका क्या अर्थ है कि प्रस्तावना में वही बातें कही गई है जो संविधान के अंदर है, और प्रस्तावना लगभग जो संविधान पूरा है उसकी बातों को अपने में समाहित कर लेता है, जैसे कि प्रस्तावना के अंदर डीपीएसपी भी आ जाता है। तो अगर प्रस्तावना का स्वतंत्र रूप से विधिक प्रभाव होता है तो जो संपूर्ण संविधान है उसका भी क्या हो जाएगा, विधिक प्रभाव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डीपीएसपी है वो क्या है, गैर न्यायोचित है, लेकिन अगर जो प्रस्तावना है उसका स्वतंत्र रूप से विधिक प्रभाव होगा तो जो डीपीएसपी की बात है वो भी क्या हो जाएगी, न्यायोचित हो जाएगी, और ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो प्रस्तावना है वो संविधान के जो भाग है उनके साथ ही पढ़ा जाता है। जैसे कि जो मौलिक अधिकार है उसमें स्वतंत्रता की बात है, तो वहीं पर क्या है, उसका विधिक प्रभाव है। जो प्रस्तावना है उसमें अलग रूप से उसका स्वतंत्र रूप से विधिक प्रभाव नहीं है। तो आंसर होता है डी, कि संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। निष्कर्ष रूप से इतना कहा जा सकता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और इसका कानूनी प्रभाव भी है, क्योंकि यह संविधान की व्याख्या करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, जैसे कि जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, इनकी व्याख्या करता है। लेकिन यह अन्य भागों से स्वतंत्र रूप से न्यायालय में लागू नहीं हो सकता है। अन्य भागों से स्वतंत्र होकर न्यायालय में लागू नहीं होगा, जो अन्य भाग है उनके साथ ही लागू होता है वो। तो इसका आंसर होता है डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्वर्ण ट्रांस या रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। यह हमने 2013 का जब पेपर डिस्कस किया था उसमें एसडीआर के बारे में डिस्कस किया था, तभी हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि रिजर्व ट्रांस होता क्या है। थोड़ा सा इसको अभी देख लेते हैं। रिजर्व ट्रांस या फिर स्वर्ण ट्रांस आईएमएफ में जो सदस्य देश के कोटे के उस हिस्से को संदर्भित करता है जिसे बिना किसी कठोर शर्तों से प्राप्त किया जा सकता है। आईएमएफ है, आईएमएफ के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटा निर्धारित होता है। अब कोटे में से कुछ पैसे जो आईएमएफ का सदस्य है वह निकाल सकता है, कब, जब उसके देश के अंदर पैसे की कमी आ गई। तो रिजर्व ट्रांस कोटे का वही पैसा है जिसे कोई सदस्य देश बिना आईएमएफ की अनुमति के या बिना ब्याज के निकाल सकता है। यानी कि किसी देश ने 100 रुपये कोटे के निर्धारित करके आईएमएफ में जमा कराए हैं। अब इसमें से बोला था आईएमएफ ने कि जो इसके 25% है या 25 रुपये हैं वो आप कभी भी निकाल सकते हो। तो ये जो 25 रुपये हैं यही क्या है, यही है स्वर्ण ट्रांस या रिजर्व ट्रांस। आईएमएफ में सदस्य देश के कोटे के उस हिस्से को संदर्भित करता है जिसे बिना किसी कठोर शर्तों के प्राप्त किया जा सकता है। सदस्य देश के कोटे के पहले 25% को ही गोल्ड ट्रांस कहा जाता है, जिसकी ब्याज मुक्त निकासी की जा सकती है। तो इसका आंसर होता है आईएमएफ द्वारा उसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, डी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने 2014 के विवरण अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ पर WTO आया है, इसका आगे प्रश्न आएगा उसमें हम इसको अच्छे से देख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4 जिसमें क्या आते हैं डीपीएसपी में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? जो डीपीएसपी है वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि अगर किसी डीपीएसपी की पालना नहीं कर रही है राज्य तो वह सीधा न्यायालय में नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से मौलिक अधिकार न्यायिक रूप से परिवर्तनीय होते हैं उस प्रकार से डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट हो जाता है गलत, दूसरा पॉइंट हो जाता है सही। क्या है? वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट है, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। जो डीपीएसपी है वे राज्य के लिए निर्देश का काम करते हैं कि राज्य कानून बनाते समय इन भागों का या इन चीज़ों का ध्यान रखेगा। तीसरा पॉइंट भी सही होता है, आंसर होता है अपना डी। अब अगला जो प्रश्न है इसमें सिर्फ शब्दों का हेरफेर है और कुछ नहीं है, इसलिए जो यूपीएससी के जो प्रश्न आते हैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, उनमें हमें पढ़ते टाइम गलती नहीं करनी चाहिए। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। जनरली हम पढ़ेंगे तो इसको सही कर देंगे, लेकिन पहली बात तो जो राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता है? पहली योग्यता है 25 वर्ष की आयु। मतदान की आयु क्या है? 18 वर्ष। और सदस्य बनने के लिए निर्धारित आयु क्या है? 25 वर्ष। तो यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी ऐसा मतदाता तो जो 19 वर्ष का मतदाता है क्या वह सदस्य बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इसलिए कोई भी मतदाता नहीं बन सकता। वह मतदाता जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक है वह राज्य के 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। तो पहला पॉइंट जाता है गलत। दूसरा पॉइंट है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया जाता है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरस्त हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका है। यहाँ पर स्थायी तौर पर अयोग्य या निरस्त नहीं होता है। वह कब तक के लिए होता है? जब तक कि उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती। तो दूसरा पॉइंट हो जाता है गलत, आंसर आता है अपना डी। सिर्फ और सिर्फ शब्दों पर ध्यान देना था और कुछ नहीं। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।